नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्वालिटी, यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पूरी क्लासेस को देख लिया और नोट्स बना लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप क्या करिए, हमारे एक टॉपिक की वीडियो को देख लीजिए और देखने के बाद आप चेक करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में अगर पूछे गए होंगे क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर एक वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, यानी कि उसमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राज्य की विधायिका के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है, विधानमंडल कहा जाता है। और विधानमंडल में यदि आप देखें तो कहां से लेकर कहां तक चर्चा किया गया है, मतलब कि किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक चर्चा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक चर्चा किया गया है या की गई है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं विधानमंडल के बारे में। लेकिन विधानमंडल को समझने से पहले आइए हम पहले समझ लेते हैं केंद्रीय विधायिका के बारे में। देखिए, हमारे देश में क्या है कि एक केंद्रीय विधायिका है दोस्तों, एक है केंद्रीय विधायिका की बात करते हैं, एक है केंद्रीय विधायिका। और ये जो केंद्रीय विधायिका है ना, इसका काम क्या होता है कि पूरे देश के लिए कानून बनाना। एक है हमारे देश में केंद्रीय विधायिका, और केंद्रीय विधायिका का काम क्या होता है कि पूरे देश के लिए कानून बनाना। तो पूरे देश के लिए अगर आप देखें तो संपूर्ण देश की बात करते हैं, तो संपूर्ण देश की बात करते हैं तो पूरे देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो कानून बनाने की जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों केंद्र की विधायिका को दी गई है या दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक है हमारे देश में केंद्रीय विधायिका, और केंद्रीय विधायिका क्या करती है कि पूरे देश के लिए कानून बनाती है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यों में भी विधायिका के बारे में चर्चा किया गया है, या राज्यों को भी विधायिका दी गई है। ठीक है, तो एक होती है राज्य विधायिका। जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य में राज्य की विधायिका, हर राज्य के पास अपनी विधायिका है। और साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसके अंतर्गत यदि आप देखें तो एक तो दिल्ली है और दूसरा पांडिचेरी है। उनके पास भी क्या है, अपनी अपनी विधायिका है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, हम राज्य विधायिका की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, तो राज्य विधायिका की बात कर लेते हैं। अब राज्य विधायिका का काम क्या होता है कि राज्य से संबंधित कानून बनाना, यानी कि जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो विधायिका है वो क्या करेगी, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कानून बनाएगी दोस्तों। लेकिन अगर पूरे देश के लिए कानून बनाना है तो पूरे देश के लिए कानून कौन सी संस्था बनाती है, तो वो है केंद्रीय विधायिका। जैसे अभी हिट एंड रन वाला कानून आया था ना, मारकर भाग जाने वाला, यानी कि जो ट्राइबल वाला आपका आया ना कानून, ये जो है इस कानून को किसने बनाया हुआ है, तो केंद्रीय विधायिका ने बनाया हुआ है। जैसे कि बिहार में यदि आप देखें तो बिहार में क्या किया गया है, शराब बंदी कर दी गई है, और शराब को बेचना और एक तरह से पीना इसे अवैध घोषित कर दिया गया है बिहार में। तो उसको किसने बनाया है हुआ है, तो उस राज्य की विधायिका ने, यानी कि उस राज्य की सरकार ने बनाया हुआ है बिहार के लोगों के लिए। तो उसी क्रम में यदि आप देखें तो राज्य की अपनी विधायिका होती है और केंद्र की अपनी विधायिका होती है। लेकिन केंद्र की विधायिका क्या करती है, पूरे राज्य के लिए कानून बनाती है। ठीक है, और राज्य की विधायिका क्या करती है, संबंधित अपने संबंधित राज्य के लिए क्या करती है, राज्य के लोगों के लिए कानून बनाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी काम वही होता है, कानून का निर्माण करना। इसका भी काम वही होता है, क्या होता है, कानून का निर्माण करना। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, केंद्रीय विधायिका की बात करते हैं तो इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, और इसका एक अन्य नाम क्या है, संसद है। यानी कि इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संसद कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसे पार्लियामेंट कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं, राज्य की विधायिका की बात करते हैं, तो राज्य की विधायिका को क्या कहा जाता है, राज्य की विधायिका को कहा जाता है विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो राज्य की विधायिका को कहा जाता है दोस्तों विधानमंडल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा,
एक की विधायिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और संसद क्या करती है? पूरे देश के लिए कानून बनाती है। तो संसद क्या करती है? पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और जो राज्य की विधानमंडल है वो क्या करती है? राज्य के लिए कानून बनाती है। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था बिहार के बारे में, ठीक है। तो आइए अब हम एक एक चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो आप क्या करिए, लाइक भी करते चलिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए, और साथ ही साथ आप क्या करिए, दूसरों को भी शेयर करते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए। मैंने हमेशा कहा है कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप क्या करिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आप एक एक चीजों को नोट डाउन हमारे साथ करते चलें। और जब आप हमारे साथ नोट डाउन करते चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं संसद के बारे में, जिसे क्या कहा गया है? पार्लियामेंट कहा गया है। संसद का गठन कैसे होता है, फिर उसके बाद बात करते हैं। साथ ही साथ हम विधानमंडल के बारे में समझ लेते हैं कि विधानमंडल का गठन कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं। तो पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, कहीं भटकिएगा नहीं, अपने ध्यान को यहीं पर आकर्षित करके रखिएगा, मतलब अपने ध्यान को यहीं बनाए रखिएगा। अगर आप लोगों का ध्यान नहीं भटका तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज मैं आपको इतना बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि इसके बाद आपको भविष्य में कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक ही बार में आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। देखिए, संसद की बात करते हैं ना, तो संसद में तीन प्रमुख बॉडी है दोस्तों। संसद में तीन प्रमुख बॉडी है। एक तो पहली बात करते हैं लोकसभा की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राज्यसभा की बात करते हैं। और तीसरी बात करते हैं राष्ट्रपति की बात करते हैं। ठीक है, लोकसभा की बात करते हैं सबसे पहले। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है, और राष्ट्रपति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट कहा जाता है। देखिए, पार्लियामेंट का गठन कैसे होता है? तो पार्लियामेंट का गठन होता है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। मतलब तीनों का होना जरूरी है, तीनों का होना जरूरी है। इनमें से कोई भी एक अलग नहीं हो सकता है। अगर कोई एक अलग हुआ तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं, अगर कोई एक अलग हुआ तो कहीं ना कहीं संसद इनकम्प्लीट मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि विधानमंडल का गठन कैसे होगा। तो आइए अब हम विधानमंडल के गठन को देख लेते हैं कि विधानमंडल के गठन के लिए किन प्रमुख बॉडियों की जरूरत पड़ती है, यानी कि तीन प्रमुख बॉडी वे कौन कौन से हैं। देखिए, समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों विधानसभा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विधानसभा के बारे में, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं विधान परिषद की बात करते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों विधान परिषद की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं विधान परिषद, और तीसरी बात करते हैं राज्यपाल की बात करते हैं। ठीक है, राज्यपाल। अगर आप देखें तो विधानमंडल में भी तीन प्रमुख बॉडी है। एक तो पहली बात करते हैं विधानसभा की, दूसरी बात करते हैं विधान परिषद की, और तीसरी बात करते हैं राज्यपाल की। लेकिन राज्यों की जो विधायिका है ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा से चेंज किया गया है, यहाँ पर थोड़ा से परिवर्तन किया गया है। और वो परिवर्तन क्या है? एक सदनीय व्यवस्था की बात की गई है और द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई है। एक सदनीय व्यवस्था की बात की गई है और द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं। जैसा कि बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था की बात करते हैं। एक सदनीय व्यवस्था की बात की गई है, फिर दूसरी बात करते हैं द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई है। देखिए, एक सदनीय का मतलब क्या हो जाता है और द्विसदनीय का मतलब क्या हो जाता है। देखिए, जहां पर जिन राज्यों में विधानसभा, जिन राज्यों में केवल विधानसभा होगी, जिन राज्यों में केवल विधानसभा होगी, और साथ ही साथ बात करते हैं राज्यपाल होंगे, जहां पर ऐसे राज्यों में क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है। तो ऐसे राज्यों में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो एक सदनीय व्यवस्था है, तो इसे भी विधानमंडल ही कहा जाएगा, इसे भी विधानमंडल कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जाएगा कि एक सदनीय व्यवस्था है। तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है? तो यहाँ पर यदि आप देखें
तो एक सदनीय व्यवस्था है। क्यों एक सदनीय व्यवस्था है? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही सदन है, वो है विधानसभा और राज्यपाल है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर या जिन राज्यों में केवल विधानसभा होगी और साथ ही साथ राज्यपाल होंगे, ऐसे राज्यों को क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है पार्लियामेंट्री के दोस्तों, वो है एक सदनीय व्यवस्था। यानी कि यहाँ पर भी विधानमंडल है लेकिन विधानसभा और राज्यपाल है। अब जिन राज्यों में यदि आप देखें तो विधान परिषद भी है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है दोस्तों, राज्यपाल भी है। ऐसे राज्यों में क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर भी विधानमंडल तो है, यहाँ पर भी तो विधानमंडल है, लेकिन यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। यानी कि ऐसे राज्य जहां पर डुअल पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों में यदि आप देखें तो केवल और केवल एक विधानसभा होगी और राज्यपाल होंगे, ऐसे राज्यों को क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, विधान मतलब एक सदनीय व्यवस्था। जिन राज्यों में विधान सभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी और राज्यपाल भी होंगे, वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था होगी, तो द्विसदनीय व्यवस्था होगी। आइए मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर डुअल पार्लियामेंट्री सिस्टम कह सकते हैं या कह सकते हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। तो जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है तो आइए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, छह ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। छह ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। वे छह राज्य कौन कौन से हैं? एक तो पहली बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं तेलंगाना की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और चौथी बात करते हैं बिहार की बात करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, एक एक बातें मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, पांचवी बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं, और छठे राज्य की बात करते हैं कर्नाटक की बात करते हैं। तो एक छह ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। तो ऐसे राज्यों को क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है या द्विसदनात्मक वाली व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको विधानसभा भी मिलेगी दोस्तों, विधानसभा भी मिलेगी, साथ ही साथ यदि आप देखेंगे तो विधान परिषद भी मिलेगी, विधान परिषद भी मिलेगी। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्यपाल भी आपको मिलेंगे, राज्यपाल भी मिलेंगे। तो ये बातें तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, तो इन राज्यों में यदि आप देखें तो इन राज्यों में क्या है दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था है। किस प्रकार की व्यवस्था है, तो द्विसदनीय व्यवस्था है। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जिन लोगों को यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई है वे लोग क्या करेंगे, जल्दी से लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे कि सर आपने जितना कुछ भी समझाया हुआ है वो सारी बातें हमें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए या अपने नोट्स में प्रिंट कर लीजिए, अपने नोट्स में अक्षर उतार लीजिए या अपने दिमाग में एक बार आप क्लिक करिए। जैसे कि ताजमहल किसी ने आपको दिखाया होगा तो आज भी ताजमहल का चित्र आपके दिमाग में आ जाता है, वैसे ही द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों को अपने दिमाग में चित्र बना लीजिए या उतार लीजिए। जैसा कि बात करते हैं वे छह राज्य कौन कौन से हैं, एक तो आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद तेलंगाना है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। दोस्तों आइए अब हम और अच्छे तरीके से इन्हीं सब चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं ताकि हमें हर चीजें और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम कैसा अध्ययन करने वाले हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब हम लोकसभा और विधानसभा को एक साथ समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो केंद्रीय विधायिका है यानी कि जो संसद है, संसद में जिस तरह से लोकसभा है ना, उसी के समान यदि आप देखेंगे तो राज्यों में विधानसभा है, तो लोकसभा के समान ही विधानसभा है। देखिए जब लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो समझ लीजिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है।
किसका इलेक्शन होता है? प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है ना, तो समझ लीजिए लोकसभा का इलेक्शन होता है। वैसे तो प्रधानमंत्री का हमारे देश में इलेक्शन होता ही नहीं है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है। बस मैं आपको समझाने के लिए ये वर्ड बता रहा हूं, बस केवल और केवल मैं आपको समझाने के लिए ये वर्ड बता रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा तो समझ लेना लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, जब मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, जिन राज्यों में मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो रहा हो, समझ लीजिए वहां पर विधानसभा, वहां पर विधानसभा के इलेक्शन हो रहा है। दोस्तों ये बातें ध्यान रखिएगा। देखिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इन्हें सांसद कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें लोकसभा के सदस्य को सांसद कहा जाता है। फिर जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ना, इन्हें क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है, यानी कि विधायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? तो इन्हें विधायक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन्हें क्या कहा जाता है? विधायक, यानी कि एमएलए कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन्हें क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है, ठीक है, एमएलए जिसे आप कहते हैं। चलिए आइए अब हम समझते हैं लोकसभा को एक साथ, और हम समझते हैं साथ ही साथ विधानसभा को भी एक साथ समझते हैं। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं लोकसभा के बारे में तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले, तो फिर उसके बाद हम समझते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ जितना हमने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया हुआ हूँ, उतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने लाइक किया हुआ है। देखिए लोकसभा की बात करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और सेंटर में हम ला देते हैं, ये देखिए, ठीक, चलो आप समझ में आएगा और अच्छे से। देखिए लोकसभा की बात करते हैं ना, इसे क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे निम्न सदन कहा जाता है, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। इसी तरह से यदि आप देखें तो इसी क्रम में विधानसभा को भी क्या कहा जाएगा? निम्न सदन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निम्न सदन कहा जाएगा, यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की बात करते हैं तो इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, और विधानसभा की बात करते हैं तो इसे भी प्रथम सदन ही कहा जाएगा। तो इसे भी क्या कहा जाएगा? इसे भी प्रथम सदन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसे भी प्रथम सदन कहा जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए व्यक्ति के पास क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए हमारे देश में क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं की गई है। आप पढ़े लिखे हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास योग्यता तो होनी ही चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। पढ़े लिखे होंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हैं तो फिर चलेगा ही, यानी कि पढ़ा लिखा है और पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बात कर लेते हैं कि भैया अगर किसी को, यहां पर भी वही बात कर लेते हैं, अगर किसी को विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक एक कॉमन बातें हैं, ठीक है। तो हर जगह आपको भारत के नागरिक की बात की जाएगी, यानी कि भारत का सिटीजन होना जरूरी है। क्यों ऐसा किया गया है? दरअसल क्या है ना, अमेरिका में यदि आप देखें तो अमेरिका में एक प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के किसी भी पद पर जाना चाहता है तो उसका जन्म अमेरिका में ही होना चाहिए, और अमेरिका का ही वो नागरिक होगा, तभी वो व्यक्ति अमेरिका की किसी भी पद पर जा सकता। अर्थात जैसे राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है तो उसे क्या करना होगा, सॉरी वो क्या होना चाहिए? अमेरिका का ही
जन्म उसका स्थान होना चाहिए, यानी कि अमेरिका में ही उसका जन्म हुआ हो, ठीक है, और अमेरिका का ही वो नागरिक होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाएगा या किसी भी पद पर जा पाएगा। लेकिन भारत में क्या ऐसा है क्या? नहीं, भारत में ऐसी चीजें नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वो केवल और केवल भारत की नागरिकता ले ले और जो क्राइटेरिया कही जा रही है उसको फिल कर ले, अर्थात जैसे कि बात करते हैं जनता का विश्वास जीत ले, आराम से वो क्या कर सकता है, किसी भी पद पर भारत में जा सकता है। पहले तो उसे भारत की नागरिकता लेनी कंपलसरी है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो भारत की नागरिकता लेने के लिए कैसे क्या प्रोविजन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 सालों से भारत में रह रहा है, भारत के संविधान के अनुसार सारे काम कर रहा है और लोगों के नजर में बेहतर है, यानी कि भारत देश के नजर में कह सकते हैं बेहतर है, संविधान के अनुसार सारे काम कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी निभा रहा है, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि अगर वो भारत देश में अच्छे तरीके से रह रहा है लगातार 7 सालों से और उसने आवेदन दे दिया है, प्रार्थना पत्र दे दिया है, तो 7 साल बाद वो व्यक्ति भारत देश का नागरिक बन जाएगा। फिर उसके बाद उसका मन करता है तो चुनाव लड़े और जनता अगर उस पर विश्वास करती है तो वो आराम से जीत ले, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसी वही बातें हैं, ये वही बातें हैं कि अगर कोई व्यक्ति भारत देश का नागरिक बनता है तो फिर कोई नागरिक है तो वो आराम से क्या कर सकता है, विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बन सकता है। दूसरी बात करते हैं उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र की बात करते हैं तो कम से कम वो अपनी उम्र 25 वर्ष पूरी कर ले। कितना? 25 ईयर ओल्ड एज की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूनतम की बात की गई है, किसकी बात की गई है, तो यहाँ पर न्यूनतम की बात की गई है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा कितना भी होगा चलेगा। मतलब अगर कोई 50 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 60 साल का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम 25 साल से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए, 1 महीने भी कम नहीं होना चाहिए, 6 महीने भी कम नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्या करना होगा, 25 वर्ष अपनी आयु कंप्लीट करना होगा दोस्तों, यानी कि 25 वर्ष की आयु कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वही बातें हैं कि अगर किसी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनना है तो यहाँ पर भी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी बात वही की जाती है, 25 वर्ष की ही बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? 25 ईयर ओल्ड एज की ही बात की जाती है। तो मैंने आपको बताया था ना, जिस तरह से लोकसभा है वैसे ही अगर आप देखें तो विधानसभा लोकसभा के समान ही विधानसभा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात क्या कही गई है कि व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, व्यक्ति पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। नहीं की बात की गई है। पागल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, पागल तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई व्यक्ति पागल हुआ और विधानसभा वह बात कर लेते हैं लोकसभा का वो सदस्य बन गया या किसी भी सदन का सदस्य बन गया, तो समझ लीजिए कि वो क्या करेगा कि पूरे देश को या पूरे चीजों को उथल पुथल कर देगा, पागल तो बनेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बैंकक्रप्ट की बात कर लेते हैं। बैंकक्रप्ट का मतलब ये हो जाता है कि दिवालिया की बात कर लेते हैं। अब बैंकक्रप्ट किसे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, बैंक से तो लोन लिया लेकिन समय पर उसने पैसा नहीं लौटाया और जब उससे मांगा गया तो बैंक ने जब उससे मांगा तो बैंक को हाथ खड़े करके दे दिया, बता दिया कि देखिए हमारे पास 1 भी रुपए नहीं है, हम आपको पैसा देने में असक्षम हैं, हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि बैंक उसे दिवालिया घोषित कर देगी। जैसा कि बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर विजय माल्या और नीरव मोदी की बात करते हैं, ये सब दिवालिया घोषित किए गए। इनको अगर इन दोनों सदनों की बात करते हैं, किसी भी सदन में आपने भेज दिया तो समझ लीजिए कि पूरे देश को ही बेच कर खा जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं यदि आप देखें दोस्तों तो ऐसे लोगों को लोकसभा या राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के कार्यकाल की बात कर लेते हैं।
लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना दोस्तों, वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। और विधानसभा का भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा की बात करते हैं तो इसका भी कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए ही होता है, यानी कि 5 ईयर के लिए ही होता है। अब यहाँ पर एक और बातें मैं आपको बताऊं, ये समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना? एक मिनट दोस्तों, ठीक है, चलिए। लेकिन अगर आप देखें तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसे समय से पहले भंग कर सकते हैं। समय से पहले भंग कर सकते हैं। ये क्या है? समय से पहले भंग कर सकते हैं, लेकिन किसके कहने पर? ये भी बता देता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर। प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, तो उसके पहले ही लोकसभा के कार्यकाल को खत्म कर दिया जाता है। अर्थात जैसे 6 महीने बचा, 7 महीने बचा, तो उसके पहले ही लोकसभा की कार्यकाल को जब खत्म कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है कि लोकसभा को भंग कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि डिसॉल्व कर दिया गया, अंग्रेजी में से कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसी कारण लोकसभा को क्या कहा जाता है? एक मिनट, इसी कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यही लिखता हूँ, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, कई बार चीजों को नहीं संभाल पाते हैं। देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, उसी के नीचे ही सारे लिखिएगा, सारी चीजें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा, सारी चीजें नीचे। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अस्थायी सदन भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोकसभा को ही। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समय से पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, या क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि इसके कार्यकाल को खत्म कर सकते हैं समय से पहले, 5-6 महीना 7 महीना पहले भी। लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बातें ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल जो होता है, स्टेट ऑफ द गवर्नर की बात करते हैं, तो राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा को भंग कर सकता है। किसे भंग कर सकता है? विधानसभा की बात करते हैं। तो राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा को भंग कर सकता है। किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के कहने पर। तो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल इसे भंग कर सकता है विधानसभा को, किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के कहने पर दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी तक किन किन बिंदुओं पर चर्चा कर लिया है, एक बार जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी बातें हमारी क्लियर हो जाए। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको बताया लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है, तो इसको भी निम्न सदन कहा गया है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा गया, तो इसको भी प्रथम सदन कहा गया। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर भी न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर उसके बाद यदि आप देखें तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होती है। यहाँ पर यदि आप देखें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, और विधानसभा का भी कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, राष्ट्रपति समय से पहले लोकसभा के कार्यकाल को खत्म कर सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भंग कहा जाता है। लेकिन किसके कहने पर कर सकते हैं राष्ट्रपति? तो वो है प्रधानमंत्री के कहने पर। इसीलिए लोकसभा को क्या कहा गया? अस्थायी सदन भी कहा गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये है, यहाँ राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कर सकता है? तो यहाँ पर राज्यपाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे भी क्या कहा जा सकता है? तो इसे, जैसे लोकसभा की बात करते हैं, इसे अस्थायी सदन कहा गया है, तो इसे भी क्या कहा जा सकता है? इसे भी अस्थायी सदन कहा जा सकता है, या कहा जाता है। तो इसे भी अस्थायी सदन कहा जाता है। किसे? विधानसभा की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एक मिनट, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। तो आपने सुना ही होगा, जिसे क्या कहा जाता है, मनी बिल कहा जाता है। तो धन विधेयक की बात करते हैं, तो धन विधेयक की बात करते हैं जिसे वित्त विधेयक भी कहा जाता है। ठीक है, धन विधेयक की बात करते हैं, एक मिनट यार, धन विधेयक की बात करते हैं, धन विधेयक की बात करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, वित्त विधेयक भी कहा जाता है। और इस वित्त विधेयक की बात करते हैं या तो किस आर्टिकल के थ्रू लाया जाता है, तो आर्टिकल 110 के थ्रू लाया जाता है। और किसकी अनुशंसा पर, तो पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर, राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की बात करते हैं, तो उनकी अनुशंसा पर क्या किया जाता है कि लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा में क्या किया जाता है, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, वो तो हमने लिख ही दिया है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और इसी क्रम में यदि आप देखें दोस्तों, इसी क्रम में यदि आप देखें तो विधानसभा में भी इसी तरह से क्रम है, यानी कि विधानसभा में भी केवल धन विधेयक को लाया जाता है। तो धन विधेयक की बात करते हैं तो विधानसभा में भी धन विधेयक को लाया जाता है। ठीक है, किसके अनुशंसा पर, तो राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा पर धन विधेयक को सिर्फ कहाँ लाया जाता है, विधानसभा में ही लाया जा सकता है। तो जैसी बातें यहाँ पर है वैसी बातें यहाँ पर है, लेकिन यहाँ का मुखिया कौन है, राज्यपाल, यहाँ का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। आइए अब हम एक बार अपनी पीडीएफ पर चलते हैं, ताकि अगर कोई चीजें हमारी छूटी हुई है तो वहां हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। लोकसभा में जितनी बातें थी उतनी मैंने बता दिया है। बाकी अगर और डीप आप पढ़ना चाहते हैं, आप क्या करिए, पिछली वाली क्लास को जरूर देख लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से पूरी ईमानदारी से अपने आप को पढ़ाया हुआ है। चलिए आइए अब हम समझ लेते हैं, यानी कि आइए अब हम अपने पीडीएफ पर चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये रही हमारी पीडीएफ। देखिए, लोक विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो विधानसभा के बारे में किस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है, तो ये बातें हमने नहीं लिखा था, तो इसको आप लिख लीजिएगा विधानसभा में, कि विधानसभा में जो विधानसभा के बारे में जो चर्चा किया गया है वो आर्टिकल 170 में चर्चा किया गया है, यानी कि 170 में किया गया है। तो इसको अपने नोट्स में आप मेंशन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, 170 के अनुसार ही क्या कहा गया है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है, किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है वहां पर अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है दोस्तों 500, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। मतलब अगर आप देखें तो राज्य की जो विधायिका होती है और जिसमें विधानसभा की बात की जाती है, तो विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 500, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है। जैसा यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जैसा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, एक मिनट कहाँ चला गया इसका बोल, जैसा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, जिस तरह से यदि आप देखें तो मैं यही लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 552। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 552 की बात करते हैं। तो 552 की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है दोस्तों। लेकिन यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, तो यहाँ पर 500। विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 500 हो सकती है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो 60 हो सकती है। लेकिन क्या लोकसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या बात की गई है क्या, नहीं, लोकसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या की बात नहीं की गई है, क्योंकि लोकसभा पूरे देश के लिए एक है। और हर राज्य में विधानसभा की बात करते हैं तो हर राज्य में क्या है, अलग अलग विधानसभा है, और वहां की जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा में सीटों की संख्या तय की गई है। जैसा कि बात करते हैं पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो 28 राज्यों में से
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है एज पर यदि आप देखें तो पॉपुलेशन, अर्थात अगर आप देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें भी हैं। तो यहाँ पर विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। और कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सीटें हैं दोस्तों 403 है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं विधानसभा की। तो विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा, यहां पर यदि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है? जनसंख्या है। सबसे कम की बात करते हैं तो सिक्किम की बात कर सकते हैं। वैसे तो वहां पर न्यूनतम, देखिए कहा गया न्यूनतम सदस्यों की संख्या विधानसभा की कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। लेकिन अपवाद के रूप में यदि आप देखेंगे तो सिक्किम में कितने हैं? सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पर 32 सीटें ही हैं। और गोवा की बात करते हैं, मिजोरम की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल 40 सीटें ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन्हें अपवाद में रखा गया है, ये नियम से बाहर है। तो ये नियम से बाहर राज्य है जहां पर 40 सीटें हैं। बाकी और राज्य में, इन सब राज्यों को छोड़ दीजिए, तो फिर उसमें क्या है? जनसंख्या के हिसाब से वहां पर सीटों को निर्धारित किया गया है, यानी कि वहां पर सीटें हैं। तो बाकी राज्यों में 60 से भी ज्यादा है, बाकी राज्यों में 403 से कम सीटें हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, ये बातें तो हमने आपको बता ही दिया है कि अगर किसी को विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता की बात करते हैं, हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, कि व्यक्ति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया हो। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष होता है विधानसभा का। ये सब बातें हमने कर लिया है। किसी भी राज्य की, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने बता ही दिया, किसी भी राज्य की विधानसभा को मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, यानी कि मुख्यमंत्री के कहने पर, ठीक है, राज्यपाल क्या कर सकते हैं? विधानसभा को भंग कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। वैसे ही अगर आप देखें तो राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं? विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं, लेकिन किसके कहने पर? तो मुख्यमंत्री के कहने पर, यानी कि सीएम के कहने पर। ठीक है, चलिए यहां पर एक अतिरिक्त पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसा कि बात करते हैं अनुच्छेद 352 की बात करते हैं। अनुच्छेद 352 क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो ये है राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। एक मिनट, ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? तो इसे कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल को? तो इसे कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है। अब नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमारे देश पर किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो हमारे देश के सैनिकों ने जब विद्रोह कर दिया हो तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? 352 का यूज कर देते हैं, यानी कि 352 का यूज करते हैं तो पूरे देश में क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है। जैसे कि लॉकडाउन आपने देखा था ना, तो लॉकडाउन में क्या था कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था, और उसी क्रम में यदि आप देखें जब 352 का यूज किया जाएगा तब इसी तरह से क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा बिना किसी जरूरी काम के। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं युद्ध होता रहेगा। अगर किसी देश से युद्ध हो रहा है तो उधर से, वैसे तो रिहायशी इलाकों में कोई भी देश क्या होता है कि गोला बम बारूद नहीं फेंकता, लेकिन क्या होता है कि मान लो चिटे पिटे आए और आपके ऊपर गिर जाए तो फिर आप तो समझते ही क्या होगा आपके साथ। इसलिए क्या होता है, राष्ट्रपति कहते हैं कि सभी लोग घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है, तो 352 का दोस्तों तब प्रयोग किया जाता है जब हमारे देश पर कोई देश आक्रमण कर दे, अर्थात बाह्य आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह के कारण की वजह से, जैसा कि बात करते हैं सैनिकों ने विद्रोह कर दिया हो, तो इसके कारण क्या होता है? संपूर्ण भारत में या इसके किसी हिस्से में सुरक्षा के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के खतरे की वजह से क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। चलिए, लेकिन क्यों मैंने इसको यहां पढ़ा दिया?
तो इसको भी मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसकी आवश्यकता यहाँ पर है कुछ जानने वाली। वैसे तो प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में मैं बहुत अच्छे तरीके से ये सारी बातें बताऊंगा 352 के बारे में, लेकिन अभी जरूरत ये है कि यहाँ पर भी कुछ जानने की आवश्यकता है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभा होगी उसके कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर क्या नाम है 352 का यूज किया गया है। 352 का यूज किया गया है तो लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समझिएगा। तो लोकसभा के कार्यकाल को देखिए, जैसे मान लेते हैं कि जैसे अभी क्या है कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, लोकसभा का। अब सोचिए कि अभी राष्ट्रपति क्या करें, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दे, यानी कि आर्टिकल 352 का यूज कर दे, तो फिर लोकसभा का चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब हो सकता है कि 352 का यूज काफी लंबे समय तक चले, क्योंकि जब किसी देश के साथ युद्ध हो रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं परिस्थिति बदल जाएंगे। दोस्तों एक मिनट थोड़ा सा आप लोग हमें समय दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर सिस्टम बंद हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, अरे यार एक मिनट देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, दरअसल क्या है हमने लैपटॉप का चार्जर नहीं लगाया था, इसकी वजह से ये बंद होने वाला है। एक मिनट थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इसकी स्थिति को सही कर सकूं। एक मिनट दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल लैपटॉप का चार्जर हमने नहीं लगाया था और जिसकी वजह से क्या हुआ था कि लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, और जब बहुत जल्द बंद हो जाता, अगर बंद हो जाता तो समझ लो वीडियो बीच से ही कट जाती, तो फिर वो मजा ना आता आपको। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ फिर अगले वीडियो में आपको देखना पड़ जाता। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा, सॉरी लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने आपको बताया कि जैसे मान लो लोकसभा के कार्यकाल को खत्म होने वाला है, अभी नई लोकसभा का कह सकते हैं कि गठन होने वाला है, और इसी समय क्या है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा समझिएगा। देखिए, अगर लोकसभा के कार्यकाल को यानी कि सामान्य कार्यकाल जो है उससे आगे बढ़ाना चाहें तो लोकसभा के कार्यकाल को संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अगर लोकसभा के कार्यकाल को हम बढ़ाना चाहें तो एक समय में एक साल के लिए क्या कर सकते हैं, लोकसभा के कार्यकाल को हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखें तो विधानसभा के भी कार्यकाल को यदि हम बढ़ाना चाहें तो एक समय में 1 साल के लिए यानी कि 1 साल के कार्यकाल को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, नेशनल इमरजेंसी लागू हो और हमें लगता है कि लोकसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ाना चाहिए और साथ ही विधानसभा के किसी राज्य के विधानसभा के भी कार्यकाल को आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जब 352 की स्थिति खत्म हो जाएगी दोस्तों, यानी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा तो फिर जैसी चीजें थी फिर स्वतः वैसे ही चीजें हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे वो सारी चीजें सामान्य स्थिति में ला लिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे अगर कोई चीजें
आपको लगे छूट रही है, तो वैसे कोई चीजें छूट नहीं रही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 356 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 356 की बात करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है राष्ट्रपति शासन बोला जाता है, यानी कि इसे बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं तो इसका प्रयोग तब किया जाता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई राज्य संविधान के अनुसार काम ना कर रहा हो। जैसा कि बात करते हैं, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी आदित्य योगी नाथ जो हैं, वो क्या कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार काम ना कर रहे हो। जैसा कि जिसको मन करे उसको क्या करें, जेल में घुसवा दें, जिसको मन करे उसको गोली मरवा दें, एनकाउंटर करवा दें, और जिसका मन करे उसके घर को कह सकते हैं गिरवा दें, और भी बहुत सारे काम। कुल मिलाकर राजा निरंकुश हो जाए, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि जो शासक है, जो मुख्यमंत्री है और उसकी पूरी जो सरकार है वो पूरी तरीके से निरंकुश हो जाए, मतलब अपना मनमानी करने लगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदय को बताएंगे, और बताएंगे क्या कि महोदय यहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सब इंजॉयमेंट हो रहा है, अर्थात कोई भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो राष्ट्रपति महोदय कहेंगे अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत हो गई, यानी कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उस राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में ऐसी स्थिति है तो वहां पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर देते हैं। अब जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है तब क्या स्थिति बनती है, समझिएगा। देखिए यहाँ पर वही बातें फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और इस स्थिति में भी विधानसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो इस स्थिति में भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, यानी कि विधानसभा के कार्यकाल को खत्म किया जा सकता है। कुल मिलाकर उस समय की सरकार को भी हटाया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर अगली बात कर लेते हैं। तो धन विधेयक के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक को केवल और केवल जैसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, वैसे विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, और द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में जहां विधान परिषद भी होगी दोस्तों, वहां 14 दिनों के लिए विचार विमर्श के लिए दिया जाएगा। अगर कुछ विधान परिषद के द्वारा कहा जा रहा है तो कुछ सुझाव, तो उसको विधानसभा अगर मानना चाहे तो मान सकती है, नहीं मानना चाहे तो ना माने, या 14 दिनों तक उसका इंतजार करेगी विधान परिषद का कि कुछ कहना चाहते हो या नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं कहती है विधान परिषद तो फिर क्या होता है कि विधानसभा जो है उसे पारित मान लेती है। इसी क्रम में लोकसभा की भी यही स्थिति है कि जब लोकसभा में क्या किया जाता है, धन विधेयक को लाया जाता है, तो फिर क्या होता है कि लोकसभा में पास होने के बाद किसके पास भेजा जाता है, राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और 14 दिनों के लिए भेजा जाता है। उसके बीच में ही पूछा जाता है या कहा जाता है कि आपकी जो मंशा हो, अपनी मंशा को आप स्पष्ट कर दीजिए, इसमें क्या कुछ संशोधन करना है क्या। अगर संशोधन करने से संबंधित राज्यसभा कुछ कहना चाहती है तो कह सकती है, लेकिन इस बात को मानना लोकसभा पर ही निर्भर करता है, माने या ना माने। दूसरी बात, अगर राज्यसभा 14 दिनों तक कोई भी बात नहीं कहती है, ना तो हाँ ना तो ना, कुछ भी नहीं कहती है, ना इसका जवाब देती है, तो फिर क्या होता है, लोकसभा उसे सीधा पारित मान लेता है 14 दिन में ही। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने आपको समझाया हुआ है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों विधान परिषद के बारे में। लेकिन एक बार आइए अब हम देख लेते हैं कि किस राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। आइए हम देख लेते हैं किस राज्य में कितनी सीटें हैं विधानसभा की। तो आइए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यदि आप देखें तो 403 सीटें हैं, और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं यहाँ 294 सीटें हैं, और महाराष्ट्र की बात करते हैं यहाँ 288 सीटें हैं, गोवा मिजोरम की बात करते हैं यहाँ पर 40 सीटें हैं। मैंने आपको बताया है कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 60, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है,
सॉरी अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। लेकिन अपवाद में यदि आप देखें तो ये तीनों राज्य आपको अपवाद में दिख रहे हैं जो कि नियम में नहीं आएंगे। गोवा मिजोरम की बात करते हैं, यहाँ पर 40 सीटें हैं। और सिक्किम की बात करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल कम सीटें हैं, 32 सीटें हैं, ठीक है। और यूटीज, यूटीज का मतलब हो जाता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली जो है यहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 70। और पांडिचेरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं विधानसभा की, तो 30 सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 83 की बात करते हैं, यानी कि 83 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आइए अब हम बात कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। आइए अब हम बात कर लेते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में यदि हम बात करें तो इसके बारे में किस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है, तो विधान परिषद के बारे में यदि हम देखें तो इसके बारे में आर्टिकल 171 में डिस्कशन किया गया है। तो किस अनुच्छेद में डिस्कशन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के बारे में डिस्कशन किया गया है। मैंने आपको बताया ही हुआ है कि जिस तरह से लोकसभा है, संसद में यदि आप देखते हैं लोकसभा है, लोकसभा के समान ही विधानमंडल में विधानसभा है। उसी तरह से यदि आप देखें तो जैसे राज्यसभा संसद में है और राज्यसभा के समान ही विधानमंडल में क्या है, विधान परिषद भी है दोस्तों, ठीक है। तो विधान परिषद भी है, आइए हम देख लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लोग क्या करिएगा, एक तरह से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करने का मन करता है तो कर दीजिएगा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो हमने आपको लोकसभा, एक मिनट दूसरे कलर को यूज कर लिया जाए, हमने आपको लोकसभा के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ विधानसभा के बारे में हमने आपको समझा दिया है। अब मैं आपको समझाने चल रहा हूं राज्यसभा के बारे में, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो मैं आपको समझाने वाला हूं विधान परिषद के बारे में भी मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए अब समझ लेते हैं राज्यसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में। यदि आपका मन कर रहा है कुछ खाने पीने का तो ले लीजिए, खा पी लीजिए और उसके बाद पढ़िए, लेकिन कहीं जाइए नहीं। बस जो भी आपको लेना है आप बस चलते रहने दीजिए वीडियो, और बस जाइए और लेकर फट्टा से आ जाइए, ठीक है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको इतना बेहतर तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ा दूंगा कि आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके एग्जाम में। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैंने इत्मीनान से पढ़ाना शुरू कर दिया, अगर मैंने आपको इत्मीनान से पढ़ाना शुरू कर दिया ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके फिर प्रश्न गलत तो नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी बात हो, ठीक है। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग पेन कॉपियां उठा लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ, और एक एक चीजों को लिखते चलिए, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा है अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाइए, हमारे नोट्स के सिवा आप कुछ मत पढ़िए। मैं जितना बेहतर तरीके से आपको नोट्स बनवा दे रहा हूँ, इससे बाहर से चीजें आएंगी ही नहीं, ठीक है। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर। अगर आपको विश्वास ना हो, अगर विश्वास है तो फिर आप काम करिए हमारे साथ। चलिए आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। और साथ ही साथ यदि आप देखें तो अब आइए हम समझ लेते हैं किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। किसके बारे में समझ लेते हैं, तो विधान परिषद की बात कर लेते हैं ना। देखिए राज्यसभा को क्या कहा जाता है, राज्यसभा ही कहा जाता है, स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, और इसे स्टेट ऑफ काउंसिल कहा जाता है, यानी कि राज्यों की परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, राज्यों की परिषद की बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए जब आपको हमने बताया था कि लोकसभा को प्रथम सदन कहा गया है और विधानसभा को भी प्रथम सदन कहा गया है, तो फिर हम क्या कहेंगे इसे, राज्यसभा को, इसे हम फिर क्या कहेंगे, द्वितीय सदन कहेंगे।
ये दूसरा सदन बन जाएगा। और यहाँ पर भी यदि हम देखेंगे तो इसे भी हम क्या कहेंगे, द्वितीय सदन कहेंगे। हाँ, इसे भी हम क्या कहेंगे, द्वितीय सदन की बात करते हैं तो इसे भी हम क्या कहेंगे, द्वितीय सदन कहेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, हमने आपको बताया कि था कि लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है, तो फिर इसे क्या कहेंगे, उच्च सदन हम कहेंगे। दूसरी बात करते हैं, हमने आपको बताया हुआ है राज्यसभा के बारे में कि सॉरी विधानसभा के बारे में हमने आपको बताया है कि इसे क्या कहा गया है, निम्न सदन कहा गया है, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा, उच्च सदन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे उच्च सदन कहा जाएगा, लिख लीजिए। फिर उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या हमने आपको बताया था, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता हमने आपको बताया था व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सेम बातें अप्लाई होगी और यहाँ पर भी वही सेम बातें अप्लाई होगी। व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तो लिख लीजिएगा, जैसे अगर कोई बातें मैं नहीं लिखता हूँ जो बोल रहा हूँ वो बातें सही रहेंगी। ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में बहुत सारे छात्र होते होंगे जो वो भी नहीं लिखेंगे, वो भी अपना दिमाग लगा लेंगे। हाँ, तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक की बात करते हैं। ठीक है, तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 25 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पर 30 वर्ष आयु की बात की गई है। कितने वर्ष की बात की गई है, 30 वर्ष की आयु की बात की गई है। और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं कि व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो भैया यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी कि व्यक्ति क्या नहीं होना चाहिए, तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पागल व दिवालिया यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। मैंने बता दिया है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, तो इसका कार्यकाल होगा दोस्तों 6 वर्ष के लिए होगा। इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, 6 वर्ष के लिए होगा। और इसका भी कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा, 6 वर्ष के लिए होगा। तो इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त की बात करते हैं। तो हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इसी क्रम में यदि आप देखें तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है, 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। अब इसी कारण क्या होता है, इसमें हमेशा सदस्यों को आना जाना लगा रहता है, इसमें सदस्यों का हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो इसी के वजह से क्या होता है कि इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति इस सदन को भंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसके कार्यकाल को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति इसके कार्यकाल को कभी नहीं खत्म कर सकते हैं। और इसी क्रम में आप देखें तो विधान परिषद की भी यही कहानी है कि विधान परिषद को भी क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। राज्यपाल इसके भी सदन को कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सदन क्या है, कंटिन्यूअस चलने वाली या कंटिन्यूअसली चलने वाली सदन है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो फिर आप लोग क्या करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि यस सर, आपने जो हमें समझाया है वो सारी बातें क्लियर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में अगर आप देखें तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 सदस्यों को सीधे ही मनोनीत करते हैं बिना किसी इलेक्शन के। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं।
कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब हो जाता है दोस्तों नॉमिनेट करते हैं, यानी कि बिना किसी इलेक्शन के राष्ट्रपति क्या करते हैं? 12 लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। लेकिन वे इन 5 क्षेत्रों से विशेष अनुभव अगर प्राप्त किए हैं तो उन्हें ही भेजते हैं। वे कौन से 5 क्षेत्र हैं? एक तो साहित्य की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं विज्ञान की बात करते हैं, साहित्य विज्ञान, तीसरी बात करते हैं दोस्तों कला की बात करते हैं। ठीक है, साहित्य विज्ञान कला। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो चौथी बात की जाती है समाज सेवा की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं। फिर पांचवी बात करते हैं खेल की बात करते हैं। आप खेल की बात करते हैं, देखिए आप कभी सचिन तेंदुलकर को आप देखते हैं ना राज्यसभा में क्या होता है, कभी आपको देखने को मिले होंगे बैठे हुए, तो उन्होंने खेल में अच्छा योगदान दिया है, इसकी वजह से उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 12 सदस्यों को नहीं बल्कि यहाँ पर 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करता है? तो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन से क्षेत्र होने चाहिए? तो यहाँ भी क्षेत्र होने चाहिए साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य विज्ञान कला की बात करते हैं। फिर उसके बाद सहकारिता आंदोलन की बात करते हैं, सहकारिता आंदोलन की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो समाज सेवा के क्षेत्र में समाज सेवा की बात करते हैं। तो इन क्षेत्रों में जिन्होंने विशेष योगदान दिया हुआ है तो राज्यपाल क्या करते हैं, 1/6 मेंबर को क्या करते हैं, सीधा विधान परिषद में भेजते हैं बिना किसी इलेक्शन के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो राज्यसभा में यदि आप देखें तो 250 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 245 है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में आप पढ़े ना, तो इसके पहले वाली वीडियो जितना मैंने आपको इसके पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां पर मैंने केवल राज्यसभा को ही पढ़ाया हुआ है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं ना, यहाँ पर विधान परिषद के जो सदस्यों की संख्या तय की जाती है तो उस राज्य की विधानसभा की जो संख्या होती है दोस्तों उसका 1/3 विधानसभा के क्या होती है दोस्तों, विधानसभा की जितनी संख्या होती है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या जितनी होती है उसका 1/3 जो मेंबर होंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से क्या होगा, 1/3 के अकॉर्डिंग ही क्या होगा कि विधान परिषद में सीटें होंगी। ठीक है, उस राज्य की, जिन राज्यों में विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जो कि हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो जैसे अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यूपी में सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें हैं, और वो कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। तो विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जितना मैंने आपको समझाया है वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको राज्यसभा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दिया कि राज्यसभा को राज्यों की परिषद और द्वितीय सदन, उच्च सदन, भारत का नागरिक, ये सारी बातें बता दिया हूं मैंने। अब मुझे नहीं लगता है कि बार बार बताने की आवश्यकता है। ठीक है, एक एक चीजें हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। चलिए, आइए आप कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर है तो इसको हम देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो विधान परिषद की बात करते हैं तो विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, तो यहाँ पर चुनाव हम भूल गए थे, चलो चुनाव को भी ऐड कर देते हैं। देखिए, राज्यसभा की बात करते हैं तो इनके भी सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। तो लिख लीजिएगा, इनका चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इनका भी चुनाव कैसे होता है, तो इनका भी चुनाव दोस्तों होता है अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। तो लिख लीजिए, इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अरे यार, इनका भी चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो इनका भी चुनाव इनडायरेक्ट होता है, दोनों सदनों का, चाहे वो
राज्यसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें, दरअसल क्या होता है ना, सुबह से लेकर शाम तक ही पढ़ाना रहता है, तो कई बार क्या होता है कि चीजें बोलने में भी परेशानी करने लगती है, ठीक है। तो कई बार वो माइंड क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमने वैसे बता ही दिया है कि विधान परिषद के जो सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है। विधान परिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 माना जाता है, और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 40 हो सकती है। देखिए विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है विधान परिषद में, और विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। ये बातें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह बताई गई है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं 1/3 सदस्य इन जगहों से चुने जाते हैं, तो ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा आप याद भी नहीं कर पाएंगे। 1/12 सदस्य जो होते हैं राज्यों में 3 वर्ष से कर रहे हैं स्नातक, तो निर्वाचित करते हैं इनसे, और 1/12 सदस्यों के निर्वाचन की बात करते हैं तो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं उनको चुना जाता है, लेकिन वे अध्यापक कम से कम माध्यमिक स्कूलों से होने चाहिए। और 1/3 सदस्यों के चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और अगर आप देखें तो 1/6 सदस्यों को क्या किया जाता है, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के विशेष क्षेत्र, समाज सेवा की बात करते हैं, जिन्होंने यहाँ से विशेष अनुभव प्राप्त किया है या ज्ञान प्राप्त किया है। यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से राज्यपाल इन्हें मनोनीत कर सकते हैं या मनोनीत करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी सीटों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि विधानसभा में किस राज्य की कितनी सीटें हैं। अगर आप और जानना चाह रहे हैं तो आप इंटरनेट पर डाल दीजिएगा कि स्टेट वाइज विधानसभा के सदस्यों की संख्या या लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या, या आप विधान परिषद के बारे में जानना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल डाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगी सारी बातें। और अब हम अगली क्लास में जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों को यह सेशन बढ़िया लगा हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हमने मेहनत किया हुआ है आपके साथ, तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी की बातें करेंगे हम आगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।